मैंने अपनी दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा, और ताला लगने के बाद यानी मेरी दादी कैद हुई, बेउर जेल में बंद हुई, गिराता रहा, रोता रहा। और मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक उतना मैं किसी के सामने रोया हूं। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। सोचते होंगे कि तमिलनाडु प्रकरण में सबसे ज्यादा कष्ट मनीष कश्यप को हुआ, यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं ना। अगर मेरे से भी ज्यादा किसी को कष्ट हुआ तो वो आपके सामने खड़े हैं, आप लोगों के सामने खड़े हैं। इनकी कहानी आप लोग दिखाइए, मेरी कहानी दिखाइए या मत दिखाइए, इनकी कहानी दिखानी जरूरी है। इनका नाम राकेश तिवारी है, नौबतपुर के। हम आज के बारे में कुछ नहीं बोले थे, अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं कहानी हमारा तो और आज का दिन जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज ही का वो दिन है। पिछले वर्ष 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था, आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बता देता हूं। मेरे पापा को महावीर कैंसर संस्थान से मैंने पटना में ही ऑपरेशन करवाया था और वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे थे, यानी मेरे घर पे सारा व्यवस्था था और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो जिंदा थे। यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं क्या था। और उनका सारा क्रियाकलाप बेड पे, घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी और एक हम थे जो बाहर का दवा उवा वगैरह ला के देते थे। मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए, होली के दिन कौन बुलाता है पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही जाके बात किए, उसके बाद उन्होंने एक दिन का समय लिया। एक दिन बाद हम खुद गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया था। सच कहूं तो मैं वीडियो बस शौक के लिए बनाता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरा यही था, परिवार वालों का भी यही था शौक कि हम पढ़ लिख के कहीं वो नौकरी कर ले। लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं इसलिए गया और उन लोगों के साथ क्या होता आप समझ सकते हैं, और उनके बारे में सोच सोच के मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप लोग सोचिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैं सब कुछ, मुझे जो जो पता था मैंने बताया। फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक उतना मैं किसी के सामने रोया हूं। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। और मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, पता नहीं किसके प्रेशर में। उन लोगों को सोचना चाहिए, वो पढ़ लिख के जो है इस जगह पे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके दबाव में। वो पढ़ाई क्या जब किसी के दबाव में आपको काम करना पड़े, लेकिन फिर भी वो लोगों ने भेजा। मैं जेल गया। जेल में हम पहली बार जेल गए थे। वहां किसी तरह से हम एडजस्ट करके 10-15 दिन बिताए। लग रहा था कि अब निकल जाएंगे। अचानक एक दिन शाम में जो है खबर आती है, पुलिस वाले आके बताते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी आया हुआ है। अब सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरी दादी का डेथ हो चुका है और डेड बॉडी जेल में आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे घर में आज तक कोई पुरुष जेल में नहीं गया था मेरे से पहले, और मैं वो अभागा पोता हूं कि मैंने अपनी दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा,
और ताला लगने के बाद, यानी मेरी दादी कैद हुई, बेउर जेल में बंद हुई, उसके बाद मैंने कंधा दिया और तब मेरी दादी वहां से जो है उनको ले जाया गया और दाह संस्कार वगैरह हुआ। और ये सब कुछ बीता, मैंने सब कुछ सहा। जेल के आने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी चिंतित थे, क्या उन पे बीत रहा होगा, आप सब लोग जान रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि उनका जवान बेटा जेल में है, उनकी माँ का डेथ हो रहा है, उनके पिताजी ऑक्सीजन पे हैं, वो चाह के भी एक दवा तक नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनका खुद का ऑपरेशन हुआ है। और ये तमाम मुसीबतें हमने झेला और अब जाके जेल से निकलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा था कि वो तो एक दिन ऐसा आएगा ही, मैं जान रहा हूं कि मैं सच्चा हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे पता था। और वो एक दिन आता है जब न्यायालय से मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब ये मेरी कहानी है। मैं न्यायालय, जिन लोगों को भारत में जिन लोगों को न्यायालय पे भरोसा है वो बताए हम तो दोष मुक्त हो गए, लेकिन मेरे वो 70 दिन, मेरी दादी का जो निधन हुआ वो, मेरे पिताजी पे जो बीता वो, मेरे घर वालों पे जो बीता वो, उसका हिसाब मांगने हम किसके पास जाए? अगर हम निर्दोष हैं तो हमको अरेस्ट करने वाले वो तमाम लोगों पे केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और पता है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आके अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। मेरे जैसे कितने ऐसे राकेश होंगे ना, कितने वैसे मनीष होंगे ना, जिसकी कहानी आप लोगों तक आ भी नहीं पाती है। फर्जी मुकदमा होता है, जेल में जाता है, उसका जीवन बर्बाद होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। अब आप लोग बताइए कि जो मेरे साथ हुआ है उसके गुनाहगार को सबके सामने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हम अगर हमको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, यानी हम सही थे, तो फिर हमको जेल भेजा क्यों गया? हमको जेल भेजा क्यों गया, इस बात का जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी आवाज बने और आप लोग मेरे लिए इंसाफ मांगे, वरना आज हम हैं, कल हो सकता है आप में से कोई एक के पास, एक को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। कौन कौन मेरे साथ है जरा हाथ उठा के बताएं। और ये पहली बार हमके बोले हैं। और जितने भी लोग कैमरा घुमा दे के, अगर बिहार के इतने सारे यूट्यूबर अगर राकेश और मनीष के साथ खड़े हैं, तब जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और किसी बिहार के युवा के साथ फिर ऐसा ना हो, फिर किसी का जीवन बर्बाद ना हो। और मेरा सपना था कि मैं एक नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो हम मरते दम तक बिहार के लिए लड़ेंगे। जिस चीज के लिए हमने अपने दादी को खोया है, जिस चीज के लिए हम अपने परिवार वालों को तड़पता हुआ देखे हैं, उसके लिए अब लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और कहते हैं ना, हाथी चींटी वाला आप लोगों ने सुना होगा कहानी, हम वो चींटी बन के ना हाथी को बेचैन कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। हम जान रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन तैयार तो है, छोड़ेंगे नहीं।